नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और आज के स्टॉक लर्निंग में ऐसी कंपनी को बारे में चर्चा करेंगे जो कंपनी कह सकते हैं कि कंपनी एक सेक्टर अनेक अनेक सेक्टर में कंपनी का कारोबार रहा है। उस कारोबार से अच्छी खासी ग्रो लेवल बनी, एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू बन के खड़ा हुआ जिसका नाम है आईटीसी। इसके बारे में शायद देखा होगा, सुना होगा। और प्रोडक्टिविटीज के बारे में देखा जाए तो शायद प्रोडक्टिविटी का लेकर के इनकी प्रोडक्ट को शायद यूज भी किया होगा। आज हम उसकी क्या करने वाले हैं, एक एक एस्पेक्ट को जानने वाले हैं, जिसका मार्केट में बिजनेस को लेकर के, बिजनेस के साथ साथ ब्रांड को लेकर के और होने वाले कारोबार से कितने फायदे कितने नुकसान की तरफ समझेंगे कंपनी को। जहाँ पे कंपनी के बारे में, यदि ब्रांड की तरफ बिजनेस के बारे में देखा जाए तो शायद कह सकते हैं कि बिजनेसमैन के पास क्या क्या चीज़ें हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट की कारोबार है जिसमें ढेर सारा ब्रांड्स हैं, उस पर चर्चा करेंगे जिसमें हमने यूज़ किया होगा और हम सब यूज करते होंगे। दूसरा सेक्टर की बात करें तो होटल इंडस्ट्रीज में एक बड़ा नाम है आईटीसी का। तीसरा एग्री बिजनेस कारोबार करती है। इसके अलावा कहते हैं जो पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर में कारोबार करती है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चाहे सॉफ्टवेयर बनाने को लेकर के हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लेकर हो, सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे कामकाज, और लास्ट है पैकेजिंग को लेकर के कामकाज रहा है। क्योंकि पैकेजिंग को लेकर के और एफएमसीजी प्रोडक्ट को आपस में कनेक्शंस हैं, चाहे वो एग्री बिजनेस को लेकर को देखा जाए जहाँ एग्री प्रोडक्ट को पैकेजिंग करने का कामकाज। यदि दोस्तों ब्रांड की बात किया जाए तो ब्रांड की तरफ देखेंगे तो शायद ढेर कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो इनका मार्केट में गुडविल क्रिएट ना करता हो। आशीर्वाद के ब्रांड जिसमें कि ढेर सारा आशीर्वाद का प्रोडक्टिविटी आता है। बिंगो का ब्रांड्स इनके पास है। ढेर सारा बिस्किट और चिकोस की आती है। इसके अलावा चिप्स की आती है। जूस एंड बेवरेज की ढेर सारा ब्रांड्स की बात करती है। इसके अलावा कहती है जो उनके पास ब्रांड्स देखेंगे तो शायद इतने ब्रांड हैं जो ब्रांड देखते देखते थक जाएंगे, ब्रांड खाते खाते शायद उम्र बीत जाएगा, इतने सारे ब्रांड्स उन्होंने बना रखा। और ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो कि एक चाहे वो पर्सनल केयर को लेकर के हो या फिर डेली यूज़ को लेकर के हो, जहाँ पे शेलवॉन्स और ढेर सारे मतलब इतना क्या है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ इतनी प्रोडक्ट है इनकी जो देखते देखते काउंट करते करते थक जाएंगे और शायद यूज करते करते उम्र बीत जाएगा। इतना प्रोडक्ट है जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के पास है। अब एक सवाल आती है, जो आईटी इंडस्ट्री, ये जो कंपनी है आईटीसी, अब आईटीसी अपने बिजनेस में थोड़ा सा डिवाइड करना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास होटल इंडस्ट्री जो है ना, हम उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और होटल इंडस्ट्री के डिवाइड को लेकर के कंपनी ने अपडेट किया, जो अब हम अपने होटल जो इंडस्ट्री है उसको डिमर्जर कर रहे हैं और आने वाले समय में उसका डिमर्जर होगा। फिर उसमें फिर बड़ी सी फंड आएगी और फिर जिस रफ्तार से चल रही थी उसके डबल रफ्तार से फिर से चलने के लिए तैयार होगी। फिलहाल हम इस स्टॉक के प्रति देखेंगे तो क्या पूरे के पूरे साल में कंसोलिडेटिंग करती रही है या कुछ रिटर्न भी बना के दिया है, या कुछ और एक्सपेक्टेशन के साथ हम समझने की प्रयास करेंगे क्या होने वाला है कंपनी को लेकर। बुक वैल्यू 60 रुपये का और इंटरेस्टिंग वैल्यू के बारे में देखा है तो करीब 3 गुने के आसपास कहता है। करंट प्राइस करीब 487, जो कि हायर टू हायर 529 के आसपास पहुंचा था। कंपनी बहुत पुरानी है, 1910 ईस्वी में कंपनी बनी थी। आईटीसी इज़ द लार्जेस्ट, जो कि सिगरेट मैन्युफैक्चर कंपनी के तौर पर स्टार्ट किया था इन द कंट्री। कहते हैं आईटीसी ऑपरेट इन द 5 बिजनेस सेगमेंट्स था इनका इन द पेरेंट्स में प्रेजेंट में, जिसमें एफएमसीजी सिगरेट था, एफएमसीजी अदर्स था, होटल्स इंडस्ट्रीज था, पेपर बोर्ड था, पेपर एंड पैकेजिंग था, एग्री बिजनेस को लेकर कामकाज करती हुई नजर आई थी। जहाँ पे कंपनी में बाकी कंपनियों के कंपैरिजन अभी भी स्टॉक में भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि बाकी कंपनियों में है। 34x का किसके बेसिस पे, अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग। जहाँ 1 रुपये की नॉमिनल नोट, 1 रुपये के नॉमिनल सिक्का 1600% की अर्निंग करती है, उसके पीछे केवल 29x का भीड़ कहता है, जबकि इसके अकॉर्डिंग ये अंडर वैल्यूड है। और इसके अकॉर्डिंग यदि अंडर वैल्यूड है तो कह सकते हैं यहाँ से 20% की यदि उछाल करती है तो कहाँ पे जाना चाहिए इसको, ये कह सकते हैं करीब करीब 600 तो आसानी से टच कर जाएगी नियरली कुछ समय में। लेकिन डिमर्जर यदि होती तो डिमर्जर के बाद कुछ और एडजस्टमेंट प्राइस हो सकती है। आरओसी और आरओई का आंकड़ा देखा है तो 18% से 37% की अर्निंग करती है। प्रमोटर की कोई होल्डिंग नहीं दिखती है,
सब के सब पब्लिक के पास है, जो कि शायद हम उसको चेक करेंगे आखिर अल्टीमेट प्रमोटर हैं या नहीं है। डेट टू इक्विटी को लेकर देखा जाए बिल्कुल फ्री कंपनी के तौर पे है। करंट रेशियो का माप थोड़ा सा 2.05 का कहता है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपनी के लिए रिकॉर्ड रहा है, जो कि 2.83% का रहता है। और इन सभी एस्पेक्टों की तरफ जाऊँ कि मार्केट कैप 6 लाख करोड़ से ज़्यादा है, तो हम क्या जानेंगे, R2R को जानेंगे, जिसका नाम हमने रखा है, पहला नाम रिस्क मैंने रखा है रिस्क को। इसमें रिस्क में सबसे पहला काम करेंगे, रिकन्सलेशन करेंगे, जिसमें कि PL का डेटा होगा, बैलेंस शीट की डेटा होगी, ट्रेंड ऑफ द मार्केट का ट्रेंड होगा, आपस में सबको रिकन्सलेशन करेंगे। दूसरी तरफ देखेंगे जो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल पे निवेशकों के लिए क्या देती है, जिसको कहते हैं रिस्क टू रिवार्ड। और तीसरे एस्पेक्ट में देखेंगे मार्केट की, स्टॉक मार्केट की डिमांड सप्लाई के बेसिस पे स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल क्या कहती है, चाहे 1 साल के डेटा के बेसिस बात करें या उससे पहले की बात। तो पिछले 5 साल में बहुत बड़ा कहते हैं मल्टी बैगर साबित तो नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कई बार कंसोलिडेट करने का मौका मिला है और कह सकते हैं अच्छी खासी पोजीशंस, अच्छे खासे पैसे भी बनते हैं जो इस तरह के स्टॉक। इनका यदि हम फंडामेंटल स्ट्रेटजी की तरफ देखें तो शायद कह सकते हैं कि इनका जो ग्रोथ रेबर है, और यहाँ पे ITC को एक पिक पे रखा गया था कि बड़ी ब्लू चिप का स्टॉक के अंदर रैली बनने के चांसेस थी। और क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट सस्टेनेबिलिटी के साथ बढ़ती नजर आती है, जहाँ पे 7% तक की आसपास उछाल बनाती है। ऐसे ईयरली डेटा की तरफ देखें तो शायद ईयरली डेटा में कहती है कि कंपनी में एक ऊंचाइयों पे टच करने में कसर नहीं छोड़ा, और कई बार कुछ चीज़ों में गिरावट दर्ज करती है, लेकिन कुछ चीज़ों में ऊंचाइयों के टच करने में सफलता हासिल कर। जहाँ तक सवाल है इनकी वैल्यू को लेकर के, करीब करीब क्वार्टरली बेसिस पे 18,000 करोड़ तक की टर्नओवर करती है। उस 18,000 करोड़ के टर्नओवर में करीब 5,000 करोड़ का टर्नओवर इनके पास क्या बनती है, प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाती है, जो इनके लिए अच्छी बात है। जबकि अदर सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी ज़्यादा रहा कंपेरिजन विद द इंटरेस्ट की पार्ट को, अर्थात जितनी बर्डन बनी थी इंटरेस्ट को लेकर के, उससे कई गुना इनके अदर सोर्स ऑफ इनकम से पैसा आता है, जिससे इनके इंटरेस्ट बर्डन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कारोबार को लेकर देखा जाए, ओवरऑल कारोबार की बात कर रहा हूँ अभी, इसमें ये नहीं देख रहा हूँ कि इसका इंस्टीट्यूशनल डेटा क्या था। ओवरऑल कारोबार में करीब 37% तक की ऊंचाइयों को टच करती है। ईयरली डेटा की बात किया जाए तो ओवरऑल कारोबार में देखा गया करीब करीब 70,000 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर बनाती है। उस 70,000 करोड़ के टर्नओवर में करीब करीब 20,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी बुक करती है, जिसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम भी इनके पास अच्छा खासा, बल्कि इंटरेस्ट की पार्ट बिल्कुल ही नहीं के। आने वाले समय को लेकर के मैं कह सकता हूं, जैसे होटल इंडस्ट्रीज को उन्होंने डीमर्जर किया है, तो उससे होने वाले समय में हो सकता है कि ये QIP लेके आए, और QIP से जब पैसा आएगा तो अपनी होटल इंडस्ट्रीज को और डेवलप करेगा, और इसमें होटल इंडस्ट्रीज की एक अलग रैली के साथ, जैसे कि जो इंडियन होटल्स हैं या जो टाटा ग्रुप्स के होटल ताज हैं, उनकी तरफ ये और रैली से आगे निकलती हुई नज़र आ सकती है। जबकि बाकी FMCG प्रोडक्टिविटी जो बाकी बिजनेस में फिलहाल ऐसा अभी एक में ही रहने की चांसेस बनी हुई है। अब इसकी रिस्क को लेकर देखते हैं, रिस्क लेकर क्या कहते हैं। इनका रिस्क केवल 21 दिन के लिए कहता है, जो कि थोड़ा सा 1 सप्ताह का टाइम फ्रेम इसमें इंक्रीज हो गया, जो कि इंप्रूवमेंट होना चाहिए था। इसमें एक डिमेरिट की बात करती है, लेकिन परसेंटेज कितनी कहती है ओवरऑल बिजनेस है, उसमें देखा जाए तो कहती है कि इसको लेकर के लॉन बिल्कुल ही नहीं था, के पास फिक्स एसेट्स लगातार बढ़े है, क्योंकि इसमें होटल इंडस्ट्रीज का भी नंबर दिखता है, इसीलिए इनके पास करीब 27-28,000 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट्स की तादाद है। इन्वेस्टमेंट भी तगड़ा करके रखे हैं कंपनी ने। इसके अलावा देखा जाए तो इनके पास क्या है, अदर एसेट्स के अंदर भी कुछ एसेट्स पड़े, जिसमें इन्वेंट्रीज की बात किया जाए, ट्रेड रिसीवेबल भी करीब 4,000 करोड़ के आसपास की आंकड़ा दिलाती है। और इस 4,000 करोड़ की आंकड़ा की बात करें तो कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा वो काफ़ी बेटर है। जबकि सोचने वाली बात है कि करीब 20,000 करोड़ की प्रॉफिट पॉकेट में रखती है, उसमें से 4,000 करोड़ का मार्केट में डेटर्स भी है, तो 16,000 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो तो क्या करती है, अपने पॉकेट में बंद करके रख लिया है, जो इनके लिए एक अच्छी संकेत देती नजर आती है। जबकि इस कंपनी में निवेशक की बात किया जाए तो कंपनी में निवेशक भी अच्छे खासे होंगे। उससे पहले यदि हम केवल बैलेंस शीट के उन फिगरों को देखें तो यहाँ तो बिल्कुल फिगर अच्छा लगता है, जैसे जिस फिगर हिसाब से हमने देखा था। यहाँ पे इनकी स्ट्रॉन्ग की बात ये करती है कि जितनी लायबिलिटी उन्होंने सिर पे बर्डन लिया था, उससे कई ज़्यादा उन्होंने उसका डबल उन्होंने एसेट्स क्रिएट कर लिया, और ये इनके लिए एक अच्छी बात कहती है। फंडामेंटली
ये स्ट्रॉन्ग की बात करती नजर आती है, चाहे वो बैलेंस शीट की फिगर को देखें या पीएल की उन फिगरों को देखें जो इनको क्या कर रही है, बैकअप सपोर्ट देती नजर। ईयरली ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा नहीं रहा है कंपनी को लेकर के, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन भी ज़्यादा है और इस तरह की प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर के, जहाँ पे प्रॉफिट भी नियर अबाउट द ठीक ठाक रही है, वो ज़्यादा नहीं था, एवरेज के हिसाब से रहा था, स्टॉक प्राइस भी एवरेज ही रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी इन द बेटर परफॉर्मेंस करने की आसार पे रहा है। और निवेशक की बात किया जाए तो निवेशक इस कंपनी में भर भर के पड़े हुए हैं, जिसमें कि FIDI की भूमिका सबसे ज़्यादा है, अल्टीमेट प्रमोटर की भूमिका या तो देखने को नज़र नहीं आती, यदि कोई होगा तो शायद हम देखेंगे। अल्टीमेट प्रमोटर कंपनी में कोई नहीं है, जो है वो DI और FI इस पर कंपनी को क्या कर रही है, चला रही है। तो FI के पास भी 40%, DI के पास भी 44%, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन चला रहा है इसको, LIC ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा पोजीशन कंपनी में किसका है, LIC ऑफ इंडिया। सेकेंड पार्ट इज स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग्स एंड द यूनिट ऑफ द, जिसका द सेकेंड पार्ट इज UTI, सेकेंड पार्ट इज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और इसमें यही सब का नाम निकल के आता जो कि सबसे मैं कह सकता हूँ अल्टीमेट प्रोमोटर कौन बैठा पड़ा हुआ है, LIC बैठी हुई, तो उनको लगातार क्या कर रही है, चला रही है। अब सवाल आता है कि पब्लिक के पास होल्डिंग कितनी कहती है। पब्लिक के पास होल्डिंग करीब 15% की होल्डिंग है और करीब 37 लाख से ज़्यादा लोग इस शेयर में इन्वेस्टेड है, इस कंपनी में, इस बिजनेस में इन्वेस्टेड है। ये कह सकते हो कि इस बिजनेस में इन्वेस्टेड है 37 लाख से ज़्यादा लोग। जून तक के डेटा की बात कर रहा हूँ, हो सकता है सितंबर की डेटा 40 लाख उससे ज़्यादा की आंकड़ा भी ले ले, वो टच कर जाए। इनकी कड़ी की तरफ एक नज़र और डालें, कहाँ पे, उन एस्पेक्ट को लेकर के जहाँ पे पीयर्स में ITC, गोल्डफ्रे फिलिप्स जो कि सिगरेट बनाने वाली कंपनी, VST इंडस जो कि सिगरेट बनाने वाली, बीड़ी बनाने वाली कंपनी, NTC जो कि बीड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी, तंबाकू उद्योग से जुड़ी हुई कंपनी का आंकड़ा देती है। लेकिन मुझे लगता है इनको कारोबार को देखना चाहिए कि आखिर किस कारोबार से कितना पैसा निकल के आता है। और यहाँ पे अच्छी बात की बात किया जाए कंपनी में, तो कंपनी अपने निवेशक को लेकर के, अपने जो मैनेजमेंट है वो निवेशक को लेकर क्या सोचती है, तो निवेशक लोग के सोचती है जिन कंपनी डिविडेंड की पार्ट भी देती है, चाहे इंटरिम डिविडेंड की बात किया जाए या फिर फाइनल डिविडेंड की बात किया जाए, लगातार कुछ ना कुछ क्या देती है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की पार्ट देती है। और स्टैंडअलोन डेटा में कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल था वो लगातार बढ़ा है, और बढ़ते हुए ये देखा गया कि यहाँ पे करीब करीब इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट दर्ज करती है, कंपेरिजन विद द मार्च टू जून की डेटा। इन्हीं कड़ी की तरफ देखें तो शायद कंक्लूजन की तरफ ये कहता है कि फास्ट जो कि FMCG प्रोडक्टिविटीज है और सेंसेक्स की कंपेरिजन है, उसमें कुछ सालों में तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन इस स्टॉक में उस तरह से रैली देखने को नजर नहीं आई जिस हिसाब से बाकी कंपनियां एक बिग बुल की तरह भागती नजर आती। इनकी सेगमेंट वाइज यदि हम कंपेयर करें तो सेगमेंट वाइज में सबसे बेटर किसका हो सकता है, और वो सेगमेंट वाइज इसके बारे में कहती है जो सबसे ज़्यादा यदि किसी कंपनी में प्रोडक्टिविटीज़ की बात किया जाए तो वो है इसके पास FMCG ऑन द सिगरेट बिजनेस। सबसे ज़्यादा सिगरेट बिजनेस की कारोबार है, सेकेंड पार्ट इज एग्री बिजनेस के कारोबार से आती है पैसा, थर्ड चांस इज FMCG अदर प्रोडक्ट, फोर्थ इज द पेपर उद्योग से आती है पैसा, फाइव इज द होटल इंडस्ट्रीज। अब होटल इंडस्ट्रीज को उन्होंने क्या कर रहे हैं, एक सेपरेट करने की लिए डीमर्जर की बात कहा है, और बाकी एस्पेक्टों को देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा यदि किसी की निकलती है तो वो निकलती है FMCG सिगरेट मामला में, सेकेंड इज FMCG अदर प्रोडक्ट। पैकेजिंग और एग्री बिजनेस में उतना बड़ा नहीं था, लेकिन ओवरऑल यदि हम इसकी वो देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो काफ़ी बेटर रहा है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन के स्टैंडअलोन डेटाबेसिस में भी काफ़ी बेटर साबित होता नजर आया है। इसके अलावा देखा जाए फिलहाल इसमें जो IT से रिलेटेड काम का था वो सेगमेंट वाइज उन्होंने कैसा कोई अपडेट तो फिलहाल नहीं दिया है कि इनके अदर्स में कुछ दिया है, तो कहते हैं अदर्स में कोई भी पार्ट्स नहीं था। अदर्स इन द अनएलोकेटेड में थोड़ा सा पार्ट जो कि रहा है, जो कि अनएलोकेटेड पार्ट में IT से रिलेटेड कामकाज और अंदर कामकाज से हो सकता है। इनकी ब्रांड के बारे में मैंने पहले कहा कि इनकी ब्रांड इतनी ज़्यादा ब्रांड्स हैं तो शायद काउंट करते करते थक जाएंगे, इतनी सारी ब्रांड्स इनके पास अवेलेबल, और डेली कुछ ना कुछ ब्रांड लेके आते हैं। अब सवाल आता है कि कंपनी में स्ट्रेंथ क्या कहती है। कंपनी की स्ट्रेंथ लगातार कहती है जो अच्छी पोजीशन के साथ कामकाज करती है। पुअर सेल्स ग्रोथ रहा है, उसमें कोई कमी नहीं था क्योंकि उस लेवल पे उनका सेल्स नहीं रहा, लेकिन फंडामेंटली सेल्स नहीं रहने के कारण भी उनका एक कंसोलिडेट करती हुई नजर आई है। और बाकी सारे एस्पेक्ट, रिटर्न इक्विटी की बात किया जाए,
या हेल्दी डिविडेंड की बात किया जाए, वो दोनों इनको बेटर सपोर्ट करती है। चार्ट लेवल की बात किया जाए तो कंपनी में लगातार कंसोलिडेट होती नजर आई थी काफ़ी दिनों तक, लेकिन उसके बाद जैसे ही कंसोलिडेट वो ब्रेकआउट करती नजर आई थी तो मार्केट ने ऊंचाइयों पे पहुंचने में कामयाबी हासिल किया। यहाँ पे निवेशक में देखा जाए तो इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं था, नियर अबाउट द सेम रहा है पिछले कुछ पीरियड से। लेकिन आज के लिए गोल्डन रूल हमेशा क्या कहती है उस पर हम एक नज़र डालते हैं। उससे पहले रिटर्न ऑन इस पे स्टॉक मार्केट के रिएक्शन, जहाँ पिछले 5 साल में कोई थोड़ा सा रिटर्न दिया और पिछले 1 महीने से देखा गया कि मार्केट में एक लंबा सा गिरावट के साथ साथ 5% गिर चुका है। इसके लिए लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम क्या करें स्टॉक को लेकर के, कब कितना बेचना चाहिए कितना खरीदें। मेरा दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक को लेकर आपको रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, लेकिन गोल्डन रूल हमेशा एक बार डिस्कस करते हैं। जो गोल्डन रूल क्या कहता है, खुद की डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। डिसिप्लिन क्या, किस तरह के मेंटेन, जब भी आपने लिया, जिस पोजीशन पे लिया, मैं ये नहीं कहता कि अपने बॉटम पे लिया टॉप पे लिया, जब भी लिया मार्केट में हमेशा कोई ना कोई खरीद रहा है कोई ना कोई बेच रहा है। भले ही आपने देखा कि मार्केट में डेफा डीआई लगातार खरीद लेते हैं, आम आदमी के पास से शिफ्ट कर जाती है और मार्केट की पैनिक ऐसा क्रिएट किया जाता है। तो गोल्डन रूल ये कहता है कि खुद की फाइनेंशियल रिस्क को देखना चाहिए, रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करते रहना चाहिए, प्रॉफिट को हमेशा बुक करके घर लेके जाना चाहिए। और इसमें इन दोनों के पीछे 2 एस्पेक्ट को समझना चाहिए। एक तो जब भी हम एंटर करते हैं तो टर्म और ग्रोथ को ध्यान रखते हुए आप कितने दिन के लिए करना चाहते हैं, कितनी % रिस्क लेना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट बुक किया जाता है। क्योंकि ये डिसिप्लिन नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में एक ही चीज़ है, डिसिप्लिन। नहीं तो कई बार हमने बात कहूँ आपको, घर में रखी जो फ्रिज है, फ्रिज में कई अच्छी सामानें रखी आप उसको उलटफेर नहीं करेंगे तो खराब हो जाता है। इसीलिए पोर्टफोलियो में भी रखे हुए चीज़ों को टाइम टू टाइम में कई बार उसको ऑफसेट करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और ऐसा ही डेटा बाकी सारे एस्पेक्ट को लेकर करती है। इसलिए तो मार्केट में लगातार ट्रेडिंग चलती रहती है, अदरवाइज सबके सब हाथ पे हाथ धर के बैठे होते हैं। जो भाई बॉटम आएगा तब खरीदेंगे, लोअर आएगा तो हम क्या करेंगे, भर के लेंगे और पिक पे आकर के बेचेंगे। अक्सर होता है, पता है क्या, अक्सर होता है लोग पिक पे आकर के खरीदते हैं। सेंटीमेंटल क्या कहता है, लोग पिक पे आकर खरीदते हैं और सेंटर जो बॉटम है उसको लो करके बेच देते हैं, अर्थात लॉस के साथ। हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर कोई भी एडवाइजरी या ट्रेडिंग की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वैल्यूएशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।